तो PYQ उठा के देख लो, इतने भी आज तक सवाल आए हैं नीट में, उसको करने के लिए कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी आपके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? A4 साइज का 2 पेपर लो, उस 2 पेपर में अगर नीट में 2 सवाल आते हैं रोटेशन से तो प्रोबेबिलिटी है कि एक अब जाके तुम PYQ लो सारे इसी में समेट के खत्म हो जाएगा। अगले साल से विद्यापीठ में तू ही पढ़ा लेना, फिर सवाल ढंग का पूछना, नहीं तो बहुत मारूंगा मैं वहीं आके। हम थोड़ा प्रेशर में पढ़ लेते हैं। तो घर वाले कहते हैं प्रैक्टिस तो बहुत करता है, नंबर क्यों नहीं आ रहे? अरे शांत हो जा। नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब नीट वाले बच्चे हैं क्या? तो यही विद्यापीठ में पढ़ रहे हो? कैसी चल रही पढ़ाई? एक ही काम करो, अभी से सिलेबस खत्म होने वाला है, छुट्टी होगी 1 महीने की, उसके बाद आपका क्लासेस स्टार्ट होगा, तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ये काम करो, A4 साइज का 2 पेपर लो, उस 2 पेपर में हर एक चैप्टर का पूरा समराइज लिख लो, समरी लिख लो, और जो फॉर्मूला आप लिख रहे होगे, जो समरी आप लिख रहे होगे, उससे PYQ के हर सवाल का वहां पे कंसेप्ट होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, कोई भी एक चैप्टर बताओ, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे लिखना है। फिजिक्स का कोई चैप्टर बताओ। रोटेशन। तो रोटेशन चैप्टर ना, एक्चुअल में चैप्टर मानो ही मत उसको, मेरे नजर से देखना थोड़ा। रोटेशन एक पूरा चैप्टर है ही नहीं। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से रोटेशन में 4 टॉपिक है और चारों टॉपिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं और उससे बिल्कुल ही अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब कहते हो रोटेशन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, रोटेशन कभी कंप्लीट ही नहीं होता, छोड़ो ना, रोटेशन है ही नहीं, चैप्टर ही मत मानो। तुम मानो ये कि चैप्टर क्या होता है कि रोटेशन में सबसे पहले है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीज है। अगर मुझे टॉर्क लिखना नहीं आता क्या तो भी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिखना सीख ही सकता हूं? क्या टॉर्क पे डिपेंडेंट है क्या? आई नहीं है। क्या मुझे एंगुलर मोमेंटम नहीं आता तो भी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख सकता हूं? मुझे रोटेशनल डायनेमिक्स, मुझे रोलिंग मोशन नहीं समझ में आता तो भी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख सकता हूं? और अगर नीट में 2 सवाल आते हैं रोटेशन से तो प्रोबेबिलिटी है कि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया से होगा ही। क्या सही बात बोल रहा हूं मैं? अब तुमको क्या करना है? तुमको यह करना है कि भाई पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाता है वो सीख लो। I is equal to mr परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। रिंग का क्या होता है? तो रिंग का सेंटर एक्सिस से जाएगा तो mr स्क्वायर, डायमीटर से जाएगा तो mr स्क्वायर बाई 2, अगर इस एक्सिस से जा रहा है टेंजेंट से परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो 2mr स्क्वायर, और पासिंग थ्रू द सर्कमफ्रेंस पैरेलल टू द प्लेन तो 3/2mr स्क्वायर। हो गया। डिस्क का क्या होता है? सेंट्रल एक्सिस से परपेंडिकुलर प्लेन mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है। स्फीयर का सॉलिड हो तो 2/5 और हॉलो हो तो 2/3। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो रॉड का अगर इस एक्सिस से देखोगे, ऐसे घुमाओगे, ये रॉड है तो ml स्क्वायर बाई 12। तेरा अगर थीटा एंगल पे है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे, यही है। प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे रॉड जैसा ही होता है। अगर ये प्लेट और इसके अबाउट देखोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे डिपेंड करेगा, ma स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। रॉड के एक्सिस पे कितना चिपका इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। 2 स्फीयर ये दोनों चिपका हुआ है तो इस एक्सिस के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे और यहां से पैरेलल लगा देंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है, यही है। अब जाके तुम PYQ सारे इसी में समेट के खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें रोटेशन कंप्लीट करना था कि तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट करना था? तुम्हें सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट करना था। रोटेशन का 25% कंप्लीट। अब आगे चलो, ये मुश्किल है कि ये हो जाता है, हो जाता है। अब आगे चलो, हम बात करेंगे टॉर्क की। अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F। एक सवाल आता है अभी जेईई मेन 2025 में, कल ही आया है टॉर्क का सवाल इस पर, IJK R का कंपोनेंट RX, RY, RZ एंड फोर्स का कंपोनेंट FX, FY, FZ, क्रॉस प्रोडक्ट पे टॉर्क का सवाल आता है, ये जानते हो? टॉर्क का सवाल एक क्रॉस प्रोडक्ट पे आता है। टॉर्क का सवाल हम देखते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू R परपेंडिकुलर इंटू F होना चाहिए। फोर्स और R से परपेंडिकुलर होता है। कंसेप्चुअल सवाल टॉर्क पे, थ्योरेटिकल सवाल कैसे बनते हैं कि जो टॉर्क है वो R के भी परपेंडिकुलर होगा, फोर्स के भी परपेंडिकुलर होगा। कपल वाला केस बनता है कि नेट फोर्स 0 है तो भी टॉर्क लग सकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में सवाल बोलते हैं कि एक बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट mg की वजह से टॉर्क लिखो, है ना? ये सवाल देखोगे आप। जैसे ये रॉड है, यहां से हिंज कर दिया, यहां पे mg लग रहा है, तो O के अबाउट इस ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क क्या होगा? mg × L/2। अच्छा, इस mg का सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क क्या होगा? 0, क्योंकि फोर्स वहीं पे लग रहा है जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन माना है मैंने। तो इस mg का टॉर्क इसी पॉइंट के अबाउट क्या होगा? 0। अगर कोई फोर्स
एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट करता हुआ पास कर रहा है तो उसका टॉर्क 0 होता है। तो ये 2-4 केसेस है। जब मैं टॉर्क पढ़ रहा हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट यूज हुआ क्या? क्या टॉर्क पढ़ने के लिए टॉर्क के सवाल मैं जो बोल रहा हूं ना, बहुत होशोहवास में बोल रहा हूं, तो PIQ उठा के देख लो, टॉर्क का जितने भी आज तक सवाल आए हैं नीट में, उसको करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हो गया कंप्लीट, पूरा टॉर्क अलग पढ़ लिया हमने। अभी आपके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? रिवीजन है, ठीक है ना। अच्छा, रिवीजन से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि कम टाइम में कैसे रिवीजन करें। अगर रिवीजन करने बैठोगे तो जैसे तुम रिवीजन करने जाते हो और तुम नोट्स खोलते हो या वीडियो देखना शुरू करते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है ये तो वापस से पहली बार जैसा समझ रहा था वैसा ही समझना पड़ रहा है, क्या सब भूल चुके हैं? ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? और तुम्हें लगता है कि जितना पढ़ने में टाइम लगा तो उतना ही रिवीजन में टाइम लगेगा, तो कम से कम 1 साल तो लगेगा रिवीजन करने में, लेकिन 1 साल समय हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके से हमें इफेक्टिव तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा जो कम टाइम में सारे चैप्टर 2 महीने के अंदर रिवाइज हो जाए। तो उसके लिए एक YouTube चैनल विद्यापीठ का है ना, नया लॉन्च कर रहे हैं हम लोग आज, जिसमें आप कंप्लीट 11th वहां से रिवाइज कर सकते हैं। जो ड्रॉपर वाले स्टूडेंट होंगे वो 11 12 दोनों रिवाइज करेंगे। 40-40 मिनट की वीडियो आएगी और वो 40 मिनट की वीडियो आपकी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी जो अभी आपके सामने है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आप ये मत समझो कि आप जब रिवीजन करने गए और आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए, आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर उसको टीचर जिन्होंने आपको पढ़ाया है या नहीं भी पढ़ाया है, लेकिन टीचर जैसे आप जैसे 11th क्लास 12th क्लास के बच्चों को जो टीचर पढ़ाते हैं, वो टीचर उसी चीज को आपके सामने लेके आएगा, समझाएगा, याद कराएगा, ऐसे समझाया था, तो क्या वो रिवीजन करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके सामने आएंगे, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे आपको 40-40 मिनट के वीडियोस मिलेंगे। उस 40 मिनट के वीडियोस में आपका पूरा चैप्टर जिस तरीके से समराइज होना चाहिए वो समराइज होगा। आप उस वीडियो से नोट्स बनाइए। फिजिक्स वाला के ऐप यूज करते हो? फिजिक्स वाला का ऐप करते हो? उसमें वो बैच भी आ जाएगा, किस नाम से आएगा इसमें लिखा होगा, वो बैच भी आ जाएगा, द मास्टर्स इन योर एजुकेशनल जर्नी। टीचर्स कौन कौन से पढ़ाएंगे देख लेते हैं। सुरभि सिंह मैम को जानते हो? ये विद्यापीठ में ही पढ़ाती है, आप जैसे बच्चों को ही पढ़ाती है। तो जूलॉजी मैम ने किया है BHU से, गोल्ड मेडलिस्ट है, 2 साल से मैम पढ़ा रही है, गेट्स लाइफ साइंस क्वालिफाइड है। ये आपको 40 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करके देगी जूलॉजी में। और MM बलदोलिया सर नाम बहुत मुश्किल है सर का, ये आपको बोटनी पढ़ाने वाले। सर ने MSc किया बोटनी में, ये सर भी विद्यापीठ में पढ़ाते हैं। अरे शांत हो जा, तुमसे तो अच्छा ही नाम है, नाम जैसा हो शक्ल तो तुमसे अच्छा ही है सर का, देख ले। चलो आगे देखते हैं। यशवंत सिंह, इनको जानते हो? ये कोटा विद्यापीठ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, कोटा विद्यापीठ में। भावना मैम आपको पढ़ाएंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये MSc मैम ने किया IIT दिल्ली से और बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रही है, ये भी विद्यापीठ कोटा में ही है मैम। अच्छा, ये मैम आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएगी, ठीक है। बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग फूड इंजीनियरिंग मैम ने किया है, बहुत बड़े, इसलिए फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रही है। हाँ, इंजीनियरिंग बहुत सारे होते हैं बेटा। 3 स्टूडेंट गॉट सेलेक्टेड इन KVPY में, AIR 381 जो भी है, बहुत अच्छी मैम पढ़ाती है, तभी उनके स्टूडेंट इतने अच्छा कर रहे हैं। और निपुण मित्तल सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे टीचर है निपुण मित्तल सर। इनका नाम आपने सुना ही होगा शायद, कितने लोगों ने सुना है? इसलिए मैं कह रहा हूँ चूजे हो तुम अभी। ये कोटा में पढ़ाते हैं और कोटा से भी पहले ये ऑनलाइन पढ़ाते थे दूसरे प्लेटफॉर्म में, कोविड से भी पहले 16-17 में जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता तो सर उस समय से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो सर को ऑनलाइन पढ़ाने का वैसे ही बहुत एक्सपीरियंस है और अभी सर कोटा विद्यापीठ में पढ़ा रहे हैं। निपुण मित्तल सर को पढ़ाते हुए लगभग 12-15 साल हो गया होगा, है ना। कोटा के ऑफलाइन में भी पढ़ाते थे, अभी ऑनलाइन में भी पढ़ाया, अभी फिर से ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं। कोटा विद्यापीठ में पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें समराइज करके बता देंगे। और आपके मन में कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं प्लीज। हाँ बोल भाई, सवाल ढंग का पूछना, नहीं तो बहुत मारूंगा मैं वहीं आके। हाँ माइक में पूछेगा। सर बहुत बार हम जो है प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, सारा मतलब रिवीजन वगैरह करके जाते हैं, लेकिन कभी कभार जब जैसे माइलस्टोन या फिर AITs देने जाते हैं तो उसमें ना थोड़ा क्वेश्चन को देख के एकदम से नर्वस हो जाते हैं और मतलब बहुत बार माइलस्टोन में क्वेश्चन नहीं हो पाते, वैसे घर पे करते हैं तो हो जाते हैं और वगैरह करके मतलब देख के भी कर लेते हैं उसमें से, लेकिन माइलस्टोन में नहीं होता। तो उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस क्या करें, ये थोड़ा सा। तो इस बात से तू खुश है कि दुखी है?
तू बता तो ऐसे रहा जैसे तू एकदम खुश है इस बात से। सर दुखी ही होगा क्योंकि दुखी वाली एक्सप्रेशन तो ला, तब तो फील आएगा, तब तो मेरे मन में भी वो उत्पन्न होगा, हाँ यार बेचारा दुखी है, इसको कुछ बताऊंगा। तो ऐसे ही खुश हो रहा है। सर घर वाले नंबर देख के वो करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, घर वाले नंबर तो देखते हैं यार, और ये अच्छी बात है कि घर वाले नंबर देखते हैं, है ना। बहुत लोग घर वाले नंबर देखते ही नहीं है। तो आपको लग रहा हो कि अभी आप फ्री है, लेकिन घर वालों का प्रेशर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डर बहुत जरूरी है। डर रहता है तभी हम थोड़ा प्रेशर में पढ़ लेते हैं। करता हूं तो घर वाले कहते हैं प्रैक्टिस तो बहुत करता है, नंबर क्यों नहीं आ रहे। हाँ, सही बात है। तू कहता क्यों नहीं कि मैं गधा हूं? सिंपल सी बात है, बोल दे। देखो होता क्या है कि ये ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जर्नी का मतलब प्रोसेस है ये, आपको ये झेलना ही पड़ेगा। क्या सब लोगों के लाइफ में ऐसा होता है? कितने लोग ऐसा होता है कि पढ़ के जाते हो, घर पे सवाल हो भी जाते हैं, टेस्ट में नहीं होते, फिर टेस्ट से घर आते हैं, फिर अटेम्प्ट करते तो सवाल हो जाते हैं घर पे। कितने लोगों के साथ ये होता है? होता है ये। तो इसमें तू नया तो नहीं है कि तेरे साथ ही हो रहा हो, ये सबके साथ होता है और ये प्रोसेस का पार्ट है। सबसे पहली बार यही चीज होगा। आप टीचर नहीं है। बच्चा कहता है कि सर हम पढ़ के जाते हैं, घर पे हमसे सवाल नहीं होते डीपीपी के। अब भाई तू पढ़ के जाएगा और डीपीपी के सवाल नहीं होते कितने, तो सर कुछ हो जाते कुछ नहीं होते हैं, तो सारे सवाल अगर खुद ही कर लोगे तो तुम टीचर नहीं बन जाओगे। अगले साल से विद्यापीठ में तू ही पढ़ा लेना फिर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्लास में पढ़े और सब कुछ सीख जाए एक दिन में। क्लास में पढ़े, घर जाके सारे सवाल कर ले, घर पे रिवीजन करे और एग्जाम में आके सारे सवाल कर ले। ऐसा थोड़ी ना होता है। जब सारे कर ही लोगे तो टेस्ट देने की क्या जरूरत, सीधा नीट ही देना। हम क्यों टेस्ट लेते हैं? हम टेस्ट इसलिए लेते हैं कि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप घर पे कुछ इतना पढ़ के आए हैं, तो एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपका लेवल नीचे जाएगा, आप कुछ भूलेंगे, फिर आप याद करने की कोशिश करेंगे, घर पे जाके फिर रिवीजन करेंगे, उस चीज को दोबारा देखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगले टेस्ट में आएंगे, फिर कुछ गलती होगी, फिर जाके घर पे जाके एनालाइज करेंगे, फिर जाके टेस्ट देंगे। तो जब आप यहां से शुरू करते हो 11 से प्रिपरेशन और फाइनली नीट का पेपर देते हो, उससे पहले बार बार चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के टीचर कह रहा होता है टेस्ट दो टेस्ट दो टेस्ट दो, और आप भी टेस्ट देते हो। तो कितने टेस्ट देते हो? 1 2 या कम से कम 20 30 40 20 30 हो जाएंगे यार नीट तक। तो जो हम टेस्ट दे रहे होते हैं वो नंबर लाने के लिए सिर्फ थोड़ी ना देते हैं, वो गलती करने के लिए देते हैं। उसमें होना चाहिए गलती, लेकिन जो गलती हमसे एक बार हो गई वो रिपीट नहीं होना चाहिए। बस यही है रास्ता। ये कोई भगवान नहीं है यहाँ पे, या कोई टीचर नहीं है, या तुम नहीं, मतलब तुम सब ज्ञाता नहीं हो सकते हो कि तुमने पढ़ा और सब जाके कर दिया। तो फिर तो सीधा नीट ही देना। फिर ऐसा अगर किसी का लेवल हो तो क्या दिक्कत, क्या फायदा टेस्ट देने का? तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, सबके साथ होता है। घर पे जाइए, टेस्ट एनालिसिस करिए, जो गलती आपसे हुई है दोबारा चैप्टर पढ़िए, टीचर से जाके डाउट पूछिए कि ये गलती मेरे से हो गया था, और ये मल्टीपल टाइम्स करते जाइए। चीजें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू होंगी, अचानक से नहीं होगा। आप में से मेजोरिटी बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि गलती होता है तुम उसे फ्रस्ट्रेट होकर घबरा के छोड़ ही देते हो, फिर तैयारी करना या टेस्ट ही देना छोड़ देते हो। नंबर तो आ ही नहीं रहा, फायदा क्या टेस्ट देने का? टेस्ट सिर्फ नंबर लाने के लिए नहीं होता है, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, बाय बाय।